हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपकी ही अपने यूट्यूब चैनल साहित्य HBS में। दोस्तों, NDA नेट की डेट जो है डिक्लेयर हो गई है, तो आप लोग एक्टिव हो जाइए। देखिए, पेपर तो होंगे ही इस साल में, 2020 में पेपर होंगे, ये बिल्कुल 100% श्योर है, निश्चित है। तो हम देख लेते हैं, नेट के सिलेबस के अकॉर्डिंग ही हम चल रहे हैं। आज हम राजभाषा के रूप में हिंदी, इस पर हम थोड़ा विस्तृत अध्ययन कर लेते हैं और इसमें कई जो है आपके उत्तर मिलेंगे प्रश्न के, तो कई कॉन्सेप्ट हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो चलिए हम फटाफट इसको रिवीजन कर लेते हैं। राजकाज संचालन हेतु किसी न किसी भाषा की आवश्यकता पड़ती है। स्वतंत्रता के पश्चात राज्य सत्ता जनता के हाथ में आ गई। लोकतांत्रिक व्यवस्था में यह आवश्यक हो गया कि देश का राजकाज लोक भाषा में हो, अतः राजभाषा के रूप में हिंदी को स्वीकार किया गया और 14 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान में हिंदी को मान्यता दी गई। 14 सितंबर 1949 ईस्वी में भारत के संविधान में हिंदी को मान्यता मिली। संविधान की धारा 120 के अनुरूप संसद का कार्य हिंदी में या अंग्रेजी में किया जाता है। धारा 210 के अंतर्गत राज्यों के विधानमंडलों का कार्य अपने अपने राज्य की राजभाषा या हिंदी में या अंग्रेजी में किया जा सकता है। ये जो धाराएं हैं ये हमें याद रखनी है। तो धारा 210 के अंतर्गत त्रिभाषा सूत्र अपनाया गया कि एक तो जो राज्य की भाषा होगी या फिर हिंदी या अंग्रेजी, इन तीनों में से किसी एक में कार्य हो सकता है। धारा 343 संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी। अंकों का रूप भारतीय अंकों का अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। तो इसको हमें याद रखना है कि धारा 343 संघ की राजभाषा हिंदी, लिपि देवनागरी होगी। अंकों का रूप जो है भारतीय अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा। अंकों का रूप वही है 1, 2, 3, 4, ये जो है अंतर्राष्ट्रीय रूप है। विश्व में सभी देशों में इसी अंकों को इन्हीं अंकों को अपनाया गया है। आगे हम देख लेते हैं धारा 344 राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाएगा कि धारा 344 में क्या दिया है, यह राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित किया जाएगा। धारा 344 में कौन कौन से शासकीय कार्य हेतु हिंदी का प्रयोग अधिकाधिक किया जाए, इसमें धारा अनुच्छेद 345, 46, 47, 48, 49, 50, 51 आदि सभी में राजभाषा के विकास और प्रसार का वर्णन है। तो ये हमें याद रखना है कि धारा 345 से 351 तक जो है हिंदी भाषा या जो हिंदी हमारी राजभाषा है उसको अभी आधिकारिक रूप से राष्ट्रभाषा का दर्जा नहीं मिला है, लेकिन जब हिंदी हमारी जो राजभाषा है तो उसके प्रचार और प्रसार, विकास, वृद्धि में इन धाराओं का सबसे महत्वपूर्ण योगदान है। तो ये आपको याद रखना है। अब हम देख लेते हैं राजभाषा आयोग 1955, इसकी मुख्य अनुशंसाएं कौन कौन सी थी, क्योंकि ये जो है हिंदी से संबंधित है सभी धाराएं। तो राजभाषा आयोग 1955 ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है नेट की परीक्षा की दृष्टि से। संसद व विधानमंडलों में हिंदी और प्रादेशिक भाषाओं का व्यवहार होना चाहिए, ये राजभाषा 1955 इसमें ये अनुशंसा रखी गई। 14 वर्ष की उम्र तक भारत के प्रत्येक छात्र को हिंदी का ज्ञान करा देना चाहिए। हिंदी क्षेत्र के विद्यार्थियों को एक और भाषा, विशेषतः दक्षिण भारत की भाषा अनिवार्य रूप से सीखनी चाहिए। हिंदी सर्वाधिक बोली व समझी जाने वाली भाषा है, यही सारे भारत का एक माध्यम है। भारत सरकार के प्रकाशन अधिक से अधिक हिंदी में हों। प्रतियोगी परीक्षाओं में हिंदी एक अनिवार्य प्रश्न पत्र रखा जाए। ये अनुशंसाएं जो है राजभाषा आयोग ने राजभाषा आयोग ने सरकार को दी कि हिंदी के लिए क्या क्या कार्य होने चाहिए। अब हम देख लेते हैं हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप। तो देखिए ये सबसे महत्वपूर्ण है, ये हमारे टॉपिक में दिया हुआ है, बोली, मानक भाषा, भाषाएं। तो क्या है हिंदी भाषा प्रयोग के विविध रूप, इसमें सबसे पहले हम देख लेते हैं बोली। बोली किसे कहते हैं, क्या है बोली और इसकी विशेषताएं हैं। हिंदी मूलतः
हिंदी भाषी क्षेत्र अर्थात हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की भाषा है। इन क्षेत्रों की अपनी अपनी बोलियां हैं। आदिवासियों की बोलियां तो अपना स्वतंत्र अस्तित्व रखती हैं। हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियां हैं कुमायूनी, गढ़वाली, हिमाचली, हरियाणवी, खड़ी बोली, ब्रजी, अवधी, बघेली, बुंदेलखंडी और भोजपुरी। इन बोलियों की अनेक उपबोलियां हैं। कहा जाता है कि 10 कोस पर भाषा बदल जाती है। प्रश्न है कि इस बहुबोली समूह को हम हिंदी क्यों कहते हैं, या दूसरे शब्दों में हम इन्हें हिंदी के अंतर्गत क्यों मानते हैं। ऐसा इसलिए कि इनका व्याकरणिक रूप जो है थोड़ा बहुत भिन्नता के बावजूद हिंदी के ही समान है। इनकी शब्दावली भी अधिकांशतः समान है, हिंदी के ही समान है। इन बोलियों और उपबोलियों का व्यवहार करने वाले एक दूसरे की बोली समझ लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इनमें परंपरा से केंद्रोन्मुख भाषा में साहित्य रचा जाता रहा है। इस क्षेत्र में ब्रजी और अवधी 2 प्रमुख व्याख्यात साहित्यिक भाषाएं रही, जिनमें विश्व स्तरीय समृद्ध साहित्य रचा गया। मानक हिंदी का क्षेत्रीय बोलियों से कोई विरोध नहीं है, उल्टे ये बोलियां हिंदी के क्रमिक विकास में सहयोग ही करती आई हैं। इतने बड़े भाषा क्षेत्र में कभी कभी विवाद उठना स्वाभाविक है। आज की मानक हिंदी का आधार खड़ी बोली है, जो पश्चिमी क्षेत्र की है। इस खड़ी बोली में हिंदी की अन्य बोलियां ने अपना योगदान करके उनके मानक रूप का निर्माण किया है। तो दोस्तों, ये तो थी बोली जो क्षेत्रीय स्थानों पर बोली जाती है, और बोली का अपना स्वतंत्र अस्तित्व होता है। आदिवासी बोलियों का भी स्वतंत्र अस्तित्व होता है। बोली जो है इनका कहीं ना कहीं इनकी शब्दावली और व्याकरणिक रूप जो है हिंदी खड़ी बोली को लिए होती हैं। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आगे हम देखेंगे मानक भाषा और भाषा के अन्य विविध रूप। इसके बाद फिर हम इसके प्रश्नोत्तर देखेंगे, और जो आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी है, क्योंकि हम NTA NET के पाठ्यक्रम के अनुसार चल रहे हैं। तो घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए, अपनी पढ़ाई मन लगा कर करिए, और प्रेशर बिल्कुल भी नहीं लीजिए। टेंशन यदि आप लोग लेंगे तो आपकी जो मेमोरी है, स्मरण शक्ति है, भूलने की क्षमता अधिक हो जाएगी। बेफिक्री के साथ पढ़िए, मस्त रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।